हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के सेशन में हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए क्लास 12th हिस्ट्री का जो है लेसन 1 जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। इस चैप्टर का जो है पूरा जो है थ्योरी को जो है आज सेशन में हल करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा। सबसे पहले इस चैप्टर को थ्योरी खत्म करेंगे, उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है हल करेंगे। तो आज का सेशन में देखिए, आज के सेशन में इस चैप्टर का थ्योरी को जो है कंप्लीट जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है देखिए हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता विश्व के सबसे बड़ी एवं पुरानी सभ्यता है। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की सबसे बड़ी एवं पुरानी सभ्यता है। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी एवं पुरानी सभ्यता कौन-सी है? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए, इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो हड़प्पा नाम किस प्रकार पड़ा? हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा नाम किस प्रकार पड़ा? तो आप लोग याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी एवं पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांसा युगीन सभ्यता या भारत की सभ्यता भी कहते हैं। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को किन-किन नामों से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, नगरीय सभ्यता हो गया, कांसा युगीन सभ्यता हो गया और भारत की सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता का काल यानी कि हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब तक रहा? तो देखिए 2000 2350 ईसा पूर्व से लेकर देखिए 1700 देखिए 50 ईसा पूर्व तक, यानी कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का जो है काल रहा, यानी कि सभ्यता रहा। एनसीईआरटी बुक के अनुसार इसी को देखिए 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक के बीच के समय जो है हड़प्पा सभ्यता को काल को माना जाता है। तो आप लोग हड़प्पा सभ्यता का काल यानी कि समय यानी कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक रहा, तो आप लोग याद रखिएगा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, या एनसीईआरटी के अनुसार याद रखिएगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के काल। तो इन सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का आकार है तो त्रिभुजाकार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार है तो याद रखिएगा त्रिभुजाकार। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना 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 था? तो देखिए याद रखिएगा, देखिए 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो आप लोग हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल याद रखिएगा 12 लाख जो है 99,000, उसके बाद देखिए 600 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 2 मार्क्स में पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखिए पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर था? तो याद रखिएगा 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, हड़प्पा सभ्यता का खोज देखिए 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1900 के दशक की शुरुआत में जॉन मार्शल मार्शल नामक एक प्रसिद्ध ब्रिटिश पुरातत्वविद ने की। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो 1900 के दशक की शुरुआत में जॉन मार्शल नामक एक ब्रिटिश जो है पुरातत्वविद ने की थी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पहले के काल को प्रारंभिक काल कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के पहले के काल को क्या कहते हैं? तो प्रारंभिक हड़प्पा कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल को यानी बाद के समय के देखो परावर्ती हड़प्पा काल कहा जाता है।
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल को क्या कहा जाता है? तो परावर्ती हड़प्पा काल कहा जाता है। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, तो हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन थे? देखिए मिस्र के समकालीन थे, मेसोपोटामिया के समकालीन थे, ईरान के समकालीन थे, चीन के समकालीन समकालीन थे। तो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो देखिए चीन की सभ्यता समकालीन मानी जाती है, देखिए यहाँ पर चीन है। उसके बाद देखिए मिस्र के भी समकालीन माना जाता है, तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन माना जाता है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, लेकिन क्रीट की सभ्यता की समकालीन नहीं माना जाता है। इसका क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट की सभ्यता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से मिस्र से देखिए 20 गुना तथा मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को सम्मिलित क्षेत्र के 12 गुना अधिक अधिक है। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो मिस्र मिस्र से देखिए 20 गुना तथा देखिए मिस्र और मेसोपोटामिया, और जब मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला देते हैं, तो दोनों के सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना अधिक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन-कौन है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल देखिए हड़प्पा स्थल है, मोहनजोदड़ो है, चुनहुदरो है, लोथल है, कालीबंगा है, बनबली है। तो इन सभी स्थलों के बारे में बारी-बारी से पढ़ेंगे कि हड़प्पा स्थल के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, चुनहुदरो के बारे में पढ़ेंगे, लोथल के बारे में पढ़ेंगे, कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे, बनबली के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी के बारे में देखिए बारी-बारी से पढ़ेंगे। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 2 नगर देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 2 नगर कौन-कौन है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको कहते हैं? देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो जुड़वा राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है। तो देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। तो यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो और चुनहुदरो है, तो ये गलत हो गया। देखिए हड़प्पा और लोथल ये भी गलत हुआ। यहाँ पर देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए डी नंबर में देखिए यहाँ पर लोथल होगा, लोथल। लोथल और कालीबंगा तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए तब सब देखिए न बारी-बारी से प्रमुख हड़प्पा स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हड़प्पा स्थल, तो हड़प्पा स्थल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हड़प्पा स्थल यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर खोजा गया हड़प्पा स्थल। तो देखिए हड़प्पा स्थल, देखिए प्रथम प्रथम खोजी जाने वाली हड़प्पा सभ्यता है। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम प्रथम खोजी जाने वाली हड़प्पा सभ्यता कौन-सा है? तो याद रखिएगा हड़प्पा स्थल कौन है ते सा है? देखिए हड़प्पा स्थल प्रथम खोजी जाने वाली हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद देखिए इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। तो याद रखिएगा हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया? 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। देखिए यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। उसके बाद के हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है देखिए हड़प्पा स्थल के प्रमुख प्रमाण यानी कि हड़प्पा स्थल के प्रमुख प्रमाण यानी कि साक्ष्य क्या-क्या मिले? तो देखिए यहाँ पर 37 यानी कि 37 यहाँ पर 37 RH 37 कब्रिस्तान मिले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा स्थल में कितने कब्रिस्तान मिले? तो याद रखिएगा 37 जो है कब्रिस्तान मिले। उसके बाद देखिए यहाँ पर 16 देखिए भट्टियाँ एवं 12 श्रमिक आवास मिले। तो हड़प्पा स्थल में देखिए 16 भट्टियाँ एवं 12 श्रमिक आवास भी मिले। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्त्रियों की लघु लघु मृण मूर्तियाँ, लघु जो है मृण मूर्तियाँ, स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है और देखिए पत्थर के शिश्न मिले व योनि मिले हड़प्पा स्थल में पत्थर के शिश्न और योनि मिले। देखिए ठोस पहिए वाली गाड़ी मिले, ठोस पहिए वाली गाड़ी मिले। देखिए प्रसाधन मंजूषा मिले, उसके बाद देखिए लकड़ी का हल मिले, लेख युक्त बर्तन मिले, मुखौटे मिले, शंख के बैल मिले, देखिए तांबे की मुहर मिले, जौ मिले, गेहूँ मिले,
गेहूँ की भूसी हो गया, मटर व तिल की खेती के प्रमाण एवं खरगोश के चित्र चित्र वाली मुद्रा मिली, ठीक है? याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से तांबे की मुहर मिले? तो तांबे की मुहर कहाँ से मिले? हड़प्पा स्थल से मिले। तो इस सभी बातों को जो है आप लोग नोट करके निश्चित रूप से याद रखिएगा कि जो है निश्चित रूप से हड़प्पा स्थल से संबंधित इतने बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट है देखिए मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में। तो देखिए मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, मृतकों का टीला होता है। देखिए देखिए इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को खोज किसने किया? 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। देखिए, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यानी कि पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लरकाना जिले में स्थित है। देखिए, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिए देखिए, इसके आस-पास की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी। यानी कि मोहनजोदड़ो के आस-पास की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी, इसलिए इसे सिंध का बाग कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है सिंध का बाग किसे कहते हैं? हड़प्पा स्थल को, मोहनजोदड़ो को, लोथल को, कालीबंगा को। तो सिंध का बाग देखिए, मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग कहा जाता है। इस बात को आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा, सिंध का बाग किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, मोहनजोदड़ो से मिले प्रमुख साक्ष्य। तो मोहनजोदड़ो से प्रमुख साक्ष्य कौन-कौन मिले? देखिए, यहाँ की मुद्रा पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपति के चित्र मिले। याद रखिएगा, 3 मुख वाले देवता के चित्र किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिले? तो मोहनजोदड़ो से मिले, ठीक है? तो याद रखिएगा कि यहाँ की मुद्रा पर जो है 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति की चित्र मिले। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बृहद स्नानघर एवं बृहद अन्नघर मिले, ठीक है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर बृहद स्नानघर भी मिले और बृहद अन्नानघर यानी कि स्नान करने वाला जगह और अन्न को रखने वाला भी जगह मिले, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, यहाँ से 1398 मोहरे, मतलब कितने मोहर मिले? तो देखिए 1398 मोहरे मिले। देखिए, पुजारी का सिर, मोम के ढांचे मिला, कांस्य की नर्तकी सभागार मिले, कांसा की जो है नर्तकी सभागार मिले। देखिए, सीप का पैमाना मिला, उसके बाद देखिए सूती कपड़े के अवशेष मिले, पानी का जहाज मिला, हाथी का कपाल मिला, उसके बाद देखिए शिलाजीत मिला, उसके बाद देखिए हाथी दाँत की तराजू मिला, पशुपति की मुद्रा आदि आदि वस्तुएँ प्राप्त हुई। तो आप लोग मोहनजोदड़ो से संबंधित भी इतना बात रही याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, निश्चित रूप से पॉइंट वाइज़ आप लोग को बताते हैं ताकि आप लोग आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए चुनहुदरो, तो चुनहुदरो के बारे में देखिए, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो चुनहुदरो के बारे में याद रखिएगा कि यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देखिए इसकी खोज 1931 ईस्वी में देखिए एनजी मजूमदार ने किया था। तो याद रखिएगा, चुनहुदरो की खोज किसने किया? एनजी मजूमदार ने किया, कब किया? 1931 ईस्वी में किया। देखिए, चुनहुदरो से मिले प्रमुख साक्ष्य। तो चुनहुदरो से कौन-कौन प्रमुख साक्ष्य मिले? देखिए, यहाँ से मनके बनाने की कारखाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि मनके बनाने की कारखाना हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिले? तो चनहुदरो से मिले, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दवात मिले, दवात हो गया, लिपस्टिक हो गया, देखिए अंतकृत हाथी मिले, उसके बाद देखिए श्वान मिले, श्वान हो गया, पीतल हो गया, उसके बाद देखिए पीतल की बत्तख, तराजू एवं बैलगाड़ी आदि मिले। तो चुनहुदरो के बारे में आप लोग इतना बातें देखिएगा, देखिए चुनहुदरो मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर दूर स्थित है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनहुदरो मोहनजोदड़ो से कितने किलोमीटर दूर स्थित है? तो याद रखिएगा 128 किलोमीटर दूर स्थित है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए लोथल, तो देखिए लोथल के बारे में पढ़ेंगे लोथल। तो देखिए इसकी खोज देखिए डॉक्टर एस.आर. राव यानी कि शिकारीपुर रंगनाथ राव ने 1957 में किया था। याद रखिएगा, लोथल की खोज किसने किया? डॉक्टर जो है एस.आर. राव यानी कि शिकारीपुर रंगनाथ राव ने 1957 में किया था।
यह गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है, तो याद रखिएगा लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात के अहमदाबाद ही में पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल किस राज्य में है? गुजरात में है, तो याद रखिएगा गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। देखिए, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। देखिए, लोथल से मिले प्रमुख साक्ष्य, यानी कि लोथल से क्या-क्या मिले? देखिए देखिए, फारस, फारस की मुहरें मिले, उसके बाद के धान धान व बाजरे की खेती के प्रमाण मिले, याद रखिएगा। लोथल से मिले साक्ष्य के बारे में आप लोग याद रखिएगा, फारस की मुहरें मिले, उसके बाद के धान व बाजरे की खेती के प्रमाण मिले, आटा पीसने वाली चक्की और आटा पीसने वाली चक्की मिले, हाथी दाँत का पैमाना मिला, मनकों का कारखाना मिला, उसके बाद के कुत्ते की मूर्ति हो गया, उसके बाद के बकरी की हड्डियाँ हो गया, 3 युगल युगल देखिए सावधान एवं देखिए गोद यानी बंदरगाह के प्रमाण मिले। तो लोथल के बारे में आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा, खोज किसने किया? शिकारीपुर रंगनाथ ने किया, किस राज्य में है? गुजरात राज्य में किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए भोगवा नदी के किनारे स्थित है और लोथल से क्या-क्या साक्ष्य मिले, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए कालीबंगा, तो कालीबंगा देखिए, कालीबंगा इसकी खोज ब्रजवासी लाल ने 1953 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कालीबंगा का खोज किसने किया? तो ब्रजवासी लाल ने 1953 ईस्वी में किया था। देखिए, यह राजस्थान के गंगा गंगानगर जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा लोथल किस राज्य में है? राजस्थान में, राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। देखिए, यह घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं। देखिए, कालीबंगा से मिले प्रमुख साक्ष्य, तो कालीबंगा से प्रमुख साक्ष्य क्या-क्या मिले? देखिए, अग्निकुंड मिले, बेलनाकार मोहरे मिले, देखिए अलंकृत फर्श मिले, तांबे के बैल की मूर्ति हो गया, उसके बाद देखिए लकड़ी की नाली हो गया, उसके बाद देखिए नक्काशीदार ईंटें हो गया, मस्तिष्क सूत हो गया, सूत की बीमारी वाला कपाल हो गया, उसके बाद देखिए हल से जुते हुए खेतों के साथ। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि हल से जुते हुए खेतों के साथ जो है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिले? तो याद रखिएगा कालीबंगा। एवं देखिए भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण मिले और भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण मिले, तो सबसे पहले कालीबंगा का खोज ब्रजवासी लाल ने किया 1953 में, इसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद कि कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। किस जिले में है? तो गंगानगर जिले में स्थित है और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो इसके प्रमुख साक्ष्य के बारे में याद रखिएगा और इसके बारे में याद रखिएगा कि खेत देखिए हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए बानबली, तो बानबली के बारे में देखिए इसकी खोज 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। याद रखिएगा, बानबली का खोज किसने किया? तो बानबली का खोज देखिए 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। यह देखिए हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो बानबली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य के किस जिले में? हिसार जिले में स्थित है। और देखिए यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो बानबली किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। देखिए बानबली से मिले प्रमुख साक्ष्य, तो बानबली से प्रमुख साक्ष्य क्या-क्या मिले? देखिए चक्राकार अंगूठियाँ, तो याद रखिएगा चक्राकार अंगूठियाँ मिले, नाक और कान की बालियाँ हो गया, मछली पकड़ने का काँटा मिले एवं मिट्टी के खिलौने आदि साक्ष्य मिले। तो बानबली के बारे में याद रखिएगा, इसकी खोज किसने किया? तो खोज 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था और यह किस राज्य में है? हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसके प्रमुख साक्ष्य क्या-क्या मिले आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हड़प्पा सभ्यता की सीमा। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की सीमा किस किस-किस जो है क्षेत्र से मिलते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की सीमाओं को लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता की सीमा, उत्तरी सीमा देखिए देखिए सरायखोला यानी कि उ देखिए गुमली घाटी देखिए डाबरकोट तक है, ठीक है? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा का विस्तार कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है? तो सरायखोला हो गया, गुमली घाटी और डाबरकोट तक है, ठीक है? तो उसके बाद देखिए दक्षिणी सीमा देखिए मालवन यानी कि तापी नदी घाटी, उसके बाद देखिए भगवत राव यानी कि नर्मदा नदी के घाटी तक स्थित है। उसके बाद देखिए पूर्वी सीमा देखिए आलमगीरपुर यानी कि हिंडन नदी के किनारे,
पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यानी कि हिंडन नदी के किनारे तक स्थित है। उसके बाद देखिए पश्चिमी सीमा देखिए सूतकांगेडोर यानी कि मरकाना समुद्री तट तक स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता की सीमा याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कार्बन 14 विधि के बारे में बताना है। कार्बन 14 विधि देखिए तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं? तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। देखिए, इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री बी.एफ. लीवी द्वारा सन 1946 में की गई थी। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कार्बन 14 विधि की खोज किसने किया था? तो अमेरिका के देखिए प्रख्यात रसायन शास्त्री थे, जिसका नाम था बी.एफ. लीवी ने किया था। कब किया? 1946 ईस्वी में की थी। देखिए, इस विधि के अनुसार यानी कि कार्बन 14 विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। यानी कि जो जीवित जीव होते हैं, जीवित वस्तु होते हैं, उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 की समान मात्रा पाया जाता है। किसके अनुसार? कार्बन 14 विधि के अनुसार। देखिए लेकिन क्या देखिए जीवित रहेगा तब, और जब मृत्यु हो जाती है, देखिए मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में, जब मृत्यु हो जाता है, विनाश हो जाता है, उस अवस्था में जो कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, लेकिन तो विनाश हो जाता है, मृत्यु हो जाने पर कार्बन 12 स्थिर स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 निरंतर जो है क्षय होने लगता है, लेकिन कार्बन 14 का निरंतर जो है घटने लगता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जीव के मृत्यु के बाद कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, यानी कि ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा घटने लगता है। तो देखिए कार्बन का अर्ध आयुकाल कितना होता है? देखिए 5568 प्लस माइनस देखिए 30 वर्ष होता है। 5568 देखिए 30 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। इतने इतने वर्षों में क्या होता है कि कार्बन की मात्रा क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, ठीक है? आधा हो जाता है, इसी को अर्धायुकाल कहते हैं, ठीक है? देखिए इतने वर्ष में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। तो उस उतने वर्ष में क्या होगा कि उस जीव में, उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। याद रखिएगा कार्बन 14 की अर्धायु कितना वर्ष तक होता है? तो 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है, अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। देखिए, जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होती है, वह इतना ही प्राचीनतम माना जाता है। यानी कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम रहता है, यानी कि वो उतना ही प्राचीनतम यानी कि पुराना जो है माना जाता है, ठीक है? उसके बाद देखिए कार्बन पदार्थों में कार्बन 14 की क्षय होने की प्रक्रिया को रेडियोधर्मी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि पदार्थों में कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पदार्थों में कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया को रेडियोधर्मी कहा जाता है। पुरातत्व क्या होता है? तो पुरातत्व के बारे में देखिए पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से, तो याद रखिएगा पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों, यानी कि पृथ्वी के अंदर कोई छिपी हुई वस्तु है, तो उसको खुदाई करके अतीत के लोगों के, यानी कि जो पहले के समय में जो लोग रहते थे, पहले के समय में जो लोग रहते थे, अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान जो है प्राप्त किया जाता है, उसे पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातत्व के बारे में याद रखिएगा, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के जो है अतीत के लोगों के, यहाँ पर के होगा, के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातत्व का परिभाषा आप लोग याद रखिएगा, 2 मार्क्स में पूछा जाता है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग परिभाषा याद रखिएगा। उसके बाद देखिए पुरातात्विक रिपोर्ट देखिए राय बहादुर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, उसके बाद देखिए एन.जी. मजूमदार, देखिए अर्नेस्ट मेके, रविंद्र सिंह बिष्ट, उसके बाद देखिए सूरज भान, उसके बाद देखिए जगदत्त शर्मा, उसके बाद देखिए लाल हो गया, उसके बाद देखिए जगपति जोशी एवं रंगनाथ राव आदि ने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन के उपरांत पुरातात्विक रिपोर्ट प्रस्तुत की। याद रखिएगा रिपोर्ट जो है किन-किन ने प्रस्तुत किया? तो याद रखिएगा सभी के नाम याद रखिएगा। पुरातात्विक रिपोर्ट किन-किन ने प्रस्तुत किया? तो राय बहादुर दयाराम साहनी हो गया, राखल दास बनर्जी हो गया, एन.जी. मजूमदार हो गया, अर्नेस्ट मेके हो गया, रविंद्र सिंह बिष्ट हो गया, उसके बाद देखिए सूरज भान हो गया, जगदत्त शर्मा हो गया, उसके बाद देखिए
बीबी लाल हो गया, जगपति हो गया, जगपति जोशी हो गया, रंगनाथ राव हो गया, आदि ने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन के उपरांत पुरातात्विक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है देखिए देखिए उत्खनन, तो उत्खनन देखिए खुदाई की एक प्रक्रिया है। उत्खनन क्या है? खुदाई की एक प्रक्रिया है जिसमें ज़मीन से कुछ ख़ास चीज़ें निकाला जाता है। तो उत्खनन क्या है? उत्खनन खुदाई की एक प्रक्रिया है जिसमें ज़मीन से कुछ ख़ास चीज़ें निकाला जाता है। तो उत्खनन के बारे में याद रखिएगा, खुदाई की एक प्रक्रिया है जिसमें ज़मीन से कुछ ख़ास चीज़ें निकाला जाता है। देखिए पुरातत्वविद कलाकृतियों और जीवाश्मों को खोजने के लिए उत्खनन का उपयोग किया जाता है। तो उत्खनन के बारे में याद रखिएगा, उत्खनन क्या है? तो उत्खनन के बारे में याद रखिएगा, खुदाई की एक प्रक्रिया है, जिसमें ज़मीन से कुछ ख़ास चीज़ें निकाला जाता है। और देखिए, पुरातत्वविद यानी कि जो पुराने समय की जो कलाकृतियाँ हैं और जीवाश्मों को खोजने के लिए उत्खनन यानी कि कोई जीव कितने वर्ष पहले मर गया है, तो उस जीवों के जो अंश है, उसी को खोजने के लिए देखिए उत्खनन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो उत्खनन के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता देखिए, हड़प्पा सभ्यता एवं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा ए कनिंघम। कौन-कौन थे? ए कनिंघम। देखिए ए कनिंघम को यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल 1821 में बने थे। तो याद रखिएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन-कौन थे? तो ए कनिंघम कब बने? 1861 ईस्वी में बने। उसके बाद देखिए जॉन मार्शल। देखिए जॉन मार्शल 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल बने। तो सबसे पहले किसने बने? सबसे पहले ए कनिंघम यानी कि अलेक्जेंडर जो है कनिंघम बने, कब बने? 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल। उसके बाद बने जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कब बने? तो 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल बने। उसके बाद देखिए जॉन मार्शल ने जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष सिंधु घाटी के नवीन सभ्यता की खोज की। यानी कि जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष जो है सिंधु घाटी के नवीन सभ्यता की खोज की। देखिए देखिए ए एन देखिए एस.एन. राव ने लिखा है एस.एन. राव ने क्या लिखा है कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था, यानी कि जॉन मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था, देखिए उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। यानी कि उससे 3000 वर्ष क्या किया? पीछे छोड़ दिया, उसको खोज किया, ठीक है? उसके बाद देखिए इस प्रकार विश्व को मेसोपोटामिया के समकालीन नवीन सभ्यता की जानकारी मिली। इसी प्रकार जो विश्व को क्या? मेसोपोटामिया के समकालीन यानी कि मेसोपोटामिया के समय कौन-कौन सभ्यता थे, तो उस सभी के बारे में जानकारी मिली। देखिए उसके बाद देखिए आर.ई.एम. व्हीलर देखिए व्हीलर ने 1994 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन-कौन बने? आप लोग याद रखें ए कनिंघम हो गया, जॉन मार्शल हो गया, उसके बाद देखिए आर.ई.एम. व्हीलर। इन सभी बने और कब बने आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना की विशेषताएँ। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना की विशेषताएँ क्या है? देखिए सड़क व्यवस्था। तो देखिए मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उनकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। तो मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उनकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। यहाँ की मुख्य सड़कें देखिए मुख्य सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी। तो याद रखिएगा यहाँ की मुख्य सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरा पुराविदों पुराविदों ने राजपथ कहा। जिसे पुराविदों ने क्या कहा? राजपथ कहा। देखिए अन्य सड़कों की लंबाई 2.75 से 3.66 मीटर तक थी। तो इन सभी को बातों को आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विशेषताओं को लिखे 5 मार्च में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए जल निकासी प्रणाली। तो जल निकासी प्रणाली देखिए मोहनजोदड़ो के अधिकांश भवनों में निजी कुएँ और स्नानागार होते थे। यानी कि मोहनजोदड़ो के समय जो मकान बने थे, जो भवन बने थे, वहाँ पर देखिए निजी कुएँ मिले, यानी कि व्यक्ति का स्वयं का कुआँ और स्नानघर होते थे। देखिए, भवन के कमरे देखिए रसोई, स्नानघर, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी-छोटी नालियों से निकल कर जो है गली की नाली तक आता था। और देखिए गली की नाली, यहाँ पर गली होगा गली।
गली की नाली देखिए को मुख्य जो है सड़क सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। तो इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा जल निकासी प्रणाली। उसके बाद देखिए स्नानघर। तो देखिए स्नानघर देखिए मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल स्थल है। तो स्नानघर क्या है? स्नानघर मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। यह यहाँ के विशाल दुर्ग यानी कि वहाँ के विशाल दुर्ग कितना है देखिए 54.86 गुने 33 मीटर। उसके बाद देखिए स्थिल विशाल स्नानघर विशाल स्नानघर है। यहाँ के विशाल दुर्ग के जो है स्नानघर स्नानघर है, ठीक है? याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। यहाँ के विशाल दुर्ग में स्थित विशाल स्नानघर है। विशाल दुर्ग जो है लंबाई कितना है? तो याद रखिएगा 5.4 गुने 54.86 गुने 33 मीटर। तो उसके बाद है देखिए यहाँ यहाँ देखिए 39 फुट यानी कि 11.88 मीटर लंबा देखिए उसके बाद के 23 फुट यानी कि 7 दशमलव देखिए 01 मीटर चौड़ा एवं देखिए 8 फुट यानी कि 2.44 मीटर गहरा इसके उतरने के लिए यानी कि ये सब क्या है? मोहनजोदड़ो को जो है स्नान करके लंबाई, चौड़ाई और गहराई है और दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी है। देखिए स्नानघर का फर्श पक्की ईंट से बना है, तो स्नानघर का फर्श जो है पक्की ईंट से बना है। मार्शल महोदय ने इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बनाया। तो याद रखिएगा स्नानघर को किसने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया? तो मार्शल महोदय यानी कि जॉन मार्शल ने बताया, ठीक है? उसके बाद देखिए अन्नानगर, अन्नानगर मतलब क्या? अन्न को रखने की जगह। देखिए मोहनजोदड़ो में ही देखिए 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नानगर यानी कि अन्न को रखने का जगह मिला, ठीक है? देखिए हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धन देखिए कोठार खोजे गए। हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धन कोठार खोजे गए। देखिए ये 2 कतारों में 6-6 की संख्या में है। ये 2 कतारों में 6-6 की संख्या में है। देखिए ये धन धन कोठार ईंटों के चबूतरों पर है और प्रत्येक का आकार देखिए प्रत्येक का आकार कितना है? 15.23 मीटर से मीटर 15.23 मीटर गुने 6.09 मीटर है, ठीक है? तो अन्नानगर के जो है चबूतरे की जो है आकार आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए ईंट ईंटें तो देखें हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग प्रयोग भी यहाँ का नगर नियोजन की एक अद्भुत विशेषता है। तो यानी कि हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग होता था। देखिए तो यहाँ के नगरों की एक नियोजन की एक अद्भुत विशेषता है। देखिए ईंटें हो गया, ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। यहाँ की ईंटें किस पर और ईंटें की आकार क्या था? तो चतुर्भुजाकार होती थी। देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़े ईंटे का आकार, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे भी बड़ी ईंटे का आकार कितना है? देखिए 51.43 गुने 26.27 गुने देखिए 6.35 सेंटीमीटर, ठीक है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंटे का आकार भी याद रखिएगा, ये भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मिस्र की सभ्यता में देखिए पकी हुई ईंटों के साथ धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। याद रखिएगा मिस्र की सभ्यता में पकी हुई ईंटों के साथ जो धूप में सुखाए गए ईंटों का प्रयोग होता था। देखिए मेसोपोटामिया में देखिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। तो मेसोपोटामिया में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन का स्वरूप। तो हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन का स्वरूप देखिए हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की देखिए शासन व्यवस्था के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता के शासन व्यवस्था के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। देखिए उत्खनन के परिणाम स्वरूप जो जो हमें जो साक्ष्य हमें उपलब्ध है उन्हें उन्हें इस सभ्यता के राजनीतिक स्वरूप का अनुमान लगाया जा सकता है। उसके बाद देखिए उत्खनन से अभी तक ना तो ऐसी कोई इमारत मिली है जिसको कि राजप्रसाद कह सके और ना ही कोई भव्य मंदिर की विशेषता प्राप्त हुई ताकि अनुमान लगाया जा सके कि पुरोहित वर्ग इस सभ्यता में शामिल थे, यानी कि कौन से वर्ग इस सभ्यता में शामिल थे। तो हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन।
तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन क्या है? देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार की सामाजिक इकाई थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार की सामाजिक इकाई थी। उनका उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार था? सुखी एवं सुविधापूर्ण था। उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियाँ प्राप्ति से संकेत मिलते हैं कि वहाँ का परिवार परिवार देखिए मात्र मात्र देखिए सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक समाज द्रविड़ और पाक आर्य सभ्यता की विशेषता है। तो मात्र सत्तात्मक समाज जो है किस सभ्यता की विशेषता है? तो द तो देखिए देखिए समाज द्रविड़ और प्राक जो है आर्य समाज की विशेषता थी, ठीक है? उसके बाद देखिए हड़प्पा कालीन समाज की विशेषताएँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5 मार्च में पूछा जाता है कि हड़प्पा कालीन समाज की प्रमुख विशेषताओं को लिखें, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। उसके बाद के खुदाई से प्राप्त सुइयों खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष संकेत देते हैं कि ये लोग सिले-सिलाए वस्त्र पहनते हैं। यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किया गया, तो वहाँ पर सुइयों के अवशेष मिले। सुइयों को अवशेष मिले जिससे क्या पता चलता है कि ये लोग जो है सिले-सिलाए वस्त्र पहनते थे। उसके बाद देखिए केश विन्यास प्रचलित था। विन्यास प्रचलित था। देखिए स्त्रियाँ जूड़ा बाँधती थी तथा पुरुष लंबे-लंबे बाल बाल तथा दाढ़ी रखते थे। उसके बाद देखिए हड़प्पा श्रृंगार हड़प्पावासी श्रृंगार के शौकीन थे। हड़प्पावासी जो है श्रृंगार के शौकीन थे। मोहनजोदड़ो की नारियाँ देखिए काजल हो गया, पाउडर आदि से भी प्रचलित थे। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, इस सभ्यता के लोग आभूषणों के भी शौकीन थे। इस सभ्यता के लोग जो है आभूषणों के भी शौकीन थे। इस सभ्यता के लोग देखिए विभिन्न प्रकार के आभूषण जैसे देखिए कंठहार हो गया, कर्णफूल हो गया, हंसली हो गया, बहुभुज हो गया, देखिए कड़ा हो गया, अंगूठी हो गया, करधाने हो गया आदि पहनते थे। उसके बाद देखिए इनके आभूषण बहुमूल्य यानी कि कीमती पत्थर हो गया, हाथी दाँत हो गया, हड्डी एवं शंख आदि के बनते थे। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, इस सभ्यता के लोग मिट्टी एवं धातुओं से निर्मित तरह-तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग। उसके बाद देखिए इस सभ्यता के लोग देखिए फर्श पर बैठने के लिए चटाइयों के साथ-साथ पलंग से भी परिचित थे। उसके बाद देखिए सैंधव निवासी आमोद-प्रमोद थे, यानी कि सुख चैन से जीवन जीते थे। देखिए पांसा इस काल का प्रमुख खेल था। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख खेल कौन-सा था? तो याद रखिएगा पांसा। देखिए इस सभ्यता में खिलौने के साक्ष्य मिले, जिससे यह पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग खिलौने से भी प्रचलित थे। देखिए इस सभ्यता से नर्तकी की मूर्ति के अवशेष मिले, जिससे यह पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग मनोरंजन के भी क्या थे? शौकीन थे। देखिए प्राप्त साक्ष्य से यह पता चलता है कि सभ्यता के लोग शिकार के भी शौकीन थे। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में किसी भी प्रकार का लिखित साहित्य और अस स्मारक हमें उपलब्ध नहीं है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में किसी भी प्रकार का जो है लिखित हो गया, साहित्य हो गया या स्मारक हमें उपलब्ध नहीं है। देखिए यहाँ हुए उत्खनन स्वरूप से प्राप्त अवशेष के आधार पर, जब वहाँ पर खोजा गया तो उसके अवशेष के आधार पर देखिए हमें यहाँ के धार्मिक स्वरूप का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, इसके इसके आधार पर यहाँ के धार्मिक स्वरूप की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है। देखिए हड़प्पा संस्कृति में मिस्र अथवा मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि हड़प्पा संस्कृति में मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह देखिए कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ और ना ही ऐसा कोई भवन मिला है जिसे मंदिर की संज्ञा दी जा सके। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियों को पुरातत्वविद मातृदेव की मूर्तियाँ मानते थे। पुरातत्वविद उसको जो है मातृदेव की मूर्तियाँ मानते थे। इसके अनुसार अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृ देवी की पूजा होती थी। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मातृ देवी की जो है पूजा होती थी। मातृ देवी आज दुर्गा हो गया, काली हो गया, चंडी हो गया, गौरी आदि के नाम से जानी जाती है। ठीक है? उसके बाद देखिए मूर्ति एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ में एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, जो संभवतः धरती देवी की मूर्ति है, जो किसकी यानी कि धरती देवी की मूर्ति है, ठीक है? उसके बाद देखिए अतः अतः देखिए संभव है कि हड़प्पावासी धरती की उर्वरता देवी की मानकर उसको पूजा करते थे। उसके बाद देखिए
देखिए, मैके महोदय को देखिए मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई, यानी कि मैके महोदय को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई जिसे 3 मुख वाला एक पुरुष पुरुष योग मुद्रा में बैठा है, योग मुद्रा में बैठा है, जिसे देखिए इसके 3 सींग है, इसके 3 सींग है, इसके बाईं ओर एक गैंडा है और भैंसा है और दाईं ओर एक हाथी और व्याघ्र यानी कि बाघ है। इसके सम्मुख एक हिरन है, इसका तुलना पशुपति से की गई, इसका तुलना किससे की गई? पशुपति से की गई, ठीक है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता से बहुसंख्यक पत्थर अथवा मिट्टी की बनी योनि लिंग योनि इसकी प्राप्त लिंग पूजा करते थे, ठीक है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता से बहुसंख्यक यानी काफ़ी संख्या में पत्थर अथवा मिट्टी से बनी लिंग मिले और योनि की प्राप्ति हुई, ठीक है? जिसे लिंग पूजा के संकेत देते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, ये लोग वृक्ष हो गया, देखिए विशेषता पीपल की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता जो है विशेषकर पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर 2 जुड़वा पशुओं के शीर्ष पर 9 पीपल की टहनियाँ दिखाई गई है, ठीक है? उसके बाद देखिए कुबर वाला बैल, तो देखिए कुबर वाला बैल विशेष पूजनीय थे। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थी कुबर वाला बैल, ठीक है? देखिए न ना नाग पूजा का संकेत मिले और नाग पूजा का भी यहाँ पर संकेत मिले। देखिए बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज़ संकेत देते हैं कि लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं और ब बड़ी संख्या में क्या मिले? ताबीज़ मिले, जिससे पता चलता है कि लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते थे। तो उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो में वामावर्ती और दक्षिणावर्ती दोनों ही प्रकार के स्वास्तिक पर्याप्त संख्या में मिले। यानी कि मोहनजोदड़ो में वामावर्ती और दक्षिणावर्ती जो है, दोनों ही प्रकार के स्वास्तिक पर्याप्त संख्या में मिले। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, स्वास्तिक स्वास्तिक का संबंध सूर्य पूजा से हो सकता है। तो स्वास्तिक का संबंध किससे हो सकता है? सूर्य पूजा से हो सकता है। देखिए कालीबंगा एवं लोथल से ईंटों की बनी वेदी मिली, ठीक है? कालीबंगा और लोथल से ईंटों की बनी वेदी मिली है, जो अग्नि पूजा का साक्ष्य है। कालीबंगा के भवन कुंड से यज्ञ का भी साक्ष्य मिलता है और कालीबंगा के जो भवन कुंड था वहाँ से यज्ञ का भी साक्ष्य मिलता है, ठीक है? उसके बाद देखिए, मृतक संस्कार पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, यानी कि मृतक और संस्कार पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु निवासी शवों को 3 प्रकार से उत्सर्जित करते थे। मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु निवासी जो है शवों को 3 प्रकार से उत्सर्जित करते हैं। देखिए, पूर्ण समाधिकरण में इसमें संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। तो सम जो है पूर्ण समाधिकरण में क्या किया जाता था कि संपूर्ण शव को यानी कि पूरे शरीर को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण तो इसमें पशु-पक्षियों के खाने के पश्चात देखिए शव के बचे हुए भाग को गाड़ देते थे। यानी कि पशु-पक्षियों को खाने के बाद जो शव बच जाते थे उसको ज़मीन में गाड़े जाते थे। उसके बाद देखिए दाह कर्म इस देखिए इसमें शव को जला दिया जाता था और उसकी भस्म को गाड़ दिया जाता था, ठीक है? ये 3 प्रकार से जो है दाह संस्कार करते थे हड़प्पावासी के लोग। देखिए, खुदाई से प्राप्त ताबीज़ से पता चलता है कि लोग अंधविश्वासी तथा भूत-प्रेत में विश्वास रखते थे। यहाँ पे खुदाई से क्या मिले? ताबीज़ मिले, जिससे यह पता चलता है कि लोग अंधविश्वास और भूत-प्रेत में भी विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन किस प्रकार है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन निम्नलिखित क्रियाकलापों में शामिल है जो इस प्रकार है। देखिए, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, शिल्प तथा उद्योग धंधे हो गया, व्यापार तथा वाणिज्य हो गया। तो देखिए, कृषि देखिए कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जो है मूल आधार क्या थी? तो याद रखिएगा कृषि। देखिए, खेतों की उर्वरता के कारण यहाँ यहाँ अनाज की कमी नहीं थी, यानी कि खेतों की उर्वरा शक्ति के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं थी। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती आरंभ की। तो सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती आरंभ की, ठीक है? उसके बाद देखिए, यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूँ तथा जौ थे। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या थे? तो गेहूँ तथा जौ थे। देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बंगा में अनाज के प्रमाण मिले। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में अनाज के प्रमाण मिले। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है देखिए पशुपालन देखिए कृषि के साथ-साथ हड़प्पा वासियों का अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था। यानी कि कृषि के साथ-साथ हड़प्पा वासियों के अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था। देखिए, यहाँ प्राप्त मुद्राओं पर अंकित बैलों से देखिए विदित होता है यानी कि जानकारी मिलता है कि यहाँ 2 प्रकार के बैल थे। यहाँ 2 प्रकार के बैल थे। एक थे देखिए कुबरदार कुबरदार बड़े सींग वाले एवं बिना कुबर के छोटे सींग वाले। उसके बाद देखिए
देखिए गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सूअर, गाधा, ऊँट इनके प्रमुख पालतू जानवर थे। कुत्ता शिकार के काम भी आता था और कुत्ता जो है शिकार के भी काम आता था। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए शिल्प तथा उद्योग। देखिए शिल्प तथा उद्योग, उद्योग धंधे, कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्प तथा देखिए उद्योग धंधों हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार था। देखिए खुदाई से प्राप्त कताई, ठीक है? ठीक है, कताई हो गया, बुनाई के उपकरण उपकरण से अस प्राप्ति से स्पष्ट देती है कि देखिए कपड़ा बुनना यहाँ के लोगों का प्रमुख उद्योग था। तो कपड़ा बुनना यहाँ के लोगों का प्रमुख उद्योग था, ठीक है? उसके बाद देखिए व्यापार व्यापार तथा वाणिज्य, देखिए कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे के साथ सैंधव निवासियों व्यापार तथा वाणिज्य का भी में भी काफ़ी जो है रुचि थी। देखिए सिक्के का प्रचलन ना होने के कारण संभवतः वस्तु विनिमय का माध्यम था। इस सिक्के का प्रचलन नहीं हुआ था, इसलिए ब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान-प्रदान करते थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कच्चे माल तथा प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नगर में जो है कच्चे माल और प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था। देखिए, अतः यहाँ के निवासी पास-पड़ोस के राज्य से विदेशों से इन्हें प्राप्त करते थे। देखिए, सोना कहाँ से प्राप्त करते थे, इस सभी के बारे में याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोना देखिए अफ़गानिस्तान हो गया, फ़ारस हो गया और दक्षिण भारत देखिए जिसे कोलार खान से प्राप्त करते थे। चाँदी हो गया जिसे ईरान और अफ़गानिस्तान से प्राप्त करते थे। तांबा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, अरब हो गया, खेतरी राजस्थान से प्राप्त करते थे। उसके बाद देखिए लाजवर्द हो गया, नील रतन देखिए बदखानसा हो गया, अफ़गानिस्तान से प्राप्त करते थे। सीसा हो गया, ईरान और अफ़गानिस्तान से प्राप्त करते थे। कि सेलखरी हो गया, बलूचिस्तान और राजस्थान से प्राप्त करते थे। और देखिए सुलेमानी पत्थर हो गया, सौराष्ट्र, पश्चिम भारत से प्राप्त करते थे। नीलमणि हो गया, महाराष्ट्र से प्राप्त करते थे। उसके बाद देखिए देखिए अलाबास्टर हो गया, बलूचिस्तान से प्राप्त करते थे। उसके बाद देखिए शंख कौरियाँ हो गया, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। तो इन सभी बातों को स्क्रीनशॉट करके याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हड़प्पा नगरों का पतन का कारण, तो हड़प्पा नगरों के पतन का क्या कारण है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा नगरों के पतन के कारण को वर्णन करें। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण देखिए अकाल हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, नदी के मार्ग में बदलाव आदि को माना जाता है। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण जो है किसको माना जाता है? अकाल हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, नदी के मार्ग में बदलाव आदि को माना जाता है। देखिए हड़प्पा संस्कृति की भाषा अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यानी कि हड़प्पा संस्कृति की भाषा अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, अतः इसके अंत का हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी, तो हड़प्पा सभ्यता की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के बारे में आप लोग जानकारी याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। देखिए इसके इसके विज्ञान एवं तकनीक के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं को देख सकते हैं जो इस प्रकार है। देखिए लिपि, तो देखो सिंधु सभ्यता के निवासियों एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के निवासियों ने किस प्रकार की लिपि का आविष्कार किया? तो याद रखिएगा भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए मगर यहाँ यहाँ यह लिपि पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन यह लिपि अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। देखिए धातु कर्म, सिंधु सभ्यता के लोग कच्ची धातु से शुद्ध तांबा निकालने की तकनीक से परिचित थे। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग कच्ची धातु से शुद्ध तांबा निकालने की तकनीक से परिचित थे। देखिए सिंधुवासी राजस्थान स्थित तांबे की जैसे खेतरी खानों से कच्ची धातु प्राप्त करते थे। उसके बाद देखिए वाहन, तो देखिए मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी खिलौने मिला। तो याद रखें मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौने मिला, जिससे यह स्पष्ट होता है कि देखिए आवागमन अथवा मालवाहक के उपयोग हेतु वाहन वाहन निर्माण तकनीकी से परिचित थे। उसके बाद देखिए गोदी तथा नौका, देखिए लोथल से ईंट से निर्मित 128 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ी जो है एवं आयताकार गोदी यानी कि डाइकार्ड डाइक ड डॉकयार्ड मिली है। इससे पता चलता है कि वे नौके एवं गोदी के निर्माण से भी क्या थे? परिचित थे। उसके बाद देखिए माप-तौल की तकनीकी ज्ञान। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग माप-तौल की तकनीकी से भी परिचित थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग माप-तौल की तकनीकी से भी परिचित थे। देखिए, सिंधु सभ्यता में 150 करीब 150 वाट मिले, 150 क्या मिले? वाट मिले। देखिए और सबसे बड़ा वाट देखिए 1350 ग्राम एवं
सबसे छोटा पॉइंट देखिए 0.87 ग्राम का है, ठीक है? उसके बाद देखिए नगर योजना, तो देखिए नगर योजना मोहनजोदड़ो नग नगर एक योजना के अनुसार निर्मित था। मोहनजोदड़ो नगर एक योजना के अनुसार निर्मित था। देखिए सड़कें सीधी एवं चौड़ी थी एवं एक-दूसरे को समकोण पर काटती थी। उसके बाद देखिए चिकित्सा ज्ञान, तो देखिए सिंधु सभ्यता के देखिए पुरावशेष से मोहनजोदड़ो में देखिए शिलाजीत का टुकड़ा मिला है, शिलाजीत का टुकड़ा मिला है, अतः यह संभावना है कि सिंधुवासी चिकित्सा विज्ञान से भी क्या थे? परिचित थे। उसके बाद देखिए हड़प्पा वासियों द्वारा देखिए व्यवहृत सिंचाई के साधन देखिए हड़प्पावासी देखिए जलाशय यहाँ पर होगा, यहाँ पर जलाशय, जलाशय हो गया कुआँ हो गया एवं नहरों द्वारा क्या करते थे? सिंचाई करते थे। उसके बाद देखिए अफ़गानिस्तान के सोर्तधोई से नहरों के अवशेष मिले थे। याद रखिएगा अफ़गानिस्तान के सोर्तधोई से नहरों के अवशेष मिले हैं। देखिए धौलावीरा गुजरात से ऐसे प्रमाण मिले हैं कि कृषि सिंचाई हेतु जलाशय का उपयोग होता था। कुछ स्थानों से कुओं द्वारा सिंचाई के प्रमाण मिले। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि लास्ट पॉइंट है देखिए हड़प्पा सभ्यता को कांसा युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को जो है कांसा युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन नई धातुओं से इन लो लोगों ने कुल्हाड़ी, चाकू, बर्छी एवं हाशियाँ जैसी शस्त्रों का निर्माण किया था, इसलिए इसी सभ्यता को देखिए कांसा युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप लोग का जो है लेसन 1 पूरी तरह से खत्म हो गया। लेसन 1 का जो है थ्योरी खत्म हो गया, थ्योरी। देखिए लेसन 1 का थ्योरी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है? थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसको आप लोग जो है पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा। पार्ट 2 में हम आप लोग को पार्ट 2 में इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएँगे, शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन बताएँगे और पार्ट 3 में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।